जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व, और जिसमें हमने पढ़ लिया कि भारत में किस प्रक्रिया, किस प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है। आपने जान लिया कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव होता है। हमारे देश में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है। आपने ये भी जाना कि दुनिया में इसके अलावा और कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। तो आपने देखा इजराइल किस प्रणाली से चुनाव कराता है। वहां कौन सी प्रणाली है? समानुपातिक प्रणाली है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत वहां चुनाव होता है। तो आज आप चल रहे हैं समझने, आज आप चल रहे हैं इस बात को समझने कि भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों एक्सेप्ट किया अपने देश में। अपने देश में हमने सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को ही क्यों एक्सेप्ट किया, ये जानेंगे, ये समझेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने अध्याय को। आप सब जानते हैं कि जो ये प्रणाली है, इस प्रणाली में हम पार्टी को नहीं, हम किसको चुनते हैं? व्यक्ति को, प्रतिनिधि को चुनते हैं। समझ में आएगा? यहाँ पर हम पार्टी को नहीं चुन रहे हैं, यहाँ पर हम किसको चुन रहे हैं? व्यक्ति को। ये ध्यान में रखना, ये बात अपने ध्यान में रखना कि इस प्रणाली में, ये जो प्रणाली है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, इसमें आप किसको चुन रहे हैं? व्यक्ति को, ना कि पार्टी को। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसको चुनते हैं आप? पार्टी को। वहां पर आप व्यक्ति को नहीं चुनते। तो यही अंतर है, सबसे बड़ा यही अंतर है। और हमारे देश का भूगोल बहुत बड़ा है। हमारे देश का भूगोल बहुत बड़ा है। हमारे देश की डाइवर्सिटी, विविधता बहुत ज्यादा है। भाषाई स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, हर रूप में हम बहुत भिन्न हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें इतनी विविधता नहीं होगी जितनी कि अकेले भारत में है। अकेले भारत में जितनी विविधता है ना, विविधता का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी, विविधता। हमारे अंदर जितनी विविधता है उतनी विविधता दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। तो यही कारण है जिस कारण से हमने पार्टी को प्राथमिकता नहीं दी। हमने किसको प्राथमिकता दी? व्यक्ति को प्राथमिकता दी। हमने किसको दी प्राथमिकता? व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति जनता के साथ रहता है, पार्टी जनता के साथ नहीं रहती। कि पार्टी रहती है? बताओ, पार्टी की कोई जवाबदेही तय कर सकता है? कभी नहीं। पार्टी तो कुछ बोलती नहीं है। पार्टी में काम कौन करता है? व्यक्ति काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में हम व्यक्ति का चुनाव करते हैं, ना कि पार्टी का। समझ में आई बात? अभी सुनना ध्यान से, बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से सुनना इन चीजों को। और अगर इन चीजों को सही ढंग से सुनोगे, समझोगे, तो आप अपने प्रश्नों के, कितने भी घुमावदार प्रश्न क्यों ना हो, आप उनका उत्तर आसानी से दे देंगे। ये मैं आपको गारंटी से लिख कर देता हूं। आइए चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है। जो आपकी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है, बहुत ही ज्यादा जटिल है। उसको आम जनता को समझा पाना आसान नहीं है। उसको आम जनता को समझा पाना आसान नहीं है। और जब आपके देश ने चुनावी प्रणाली प्रारंभ करी, तब आपके देश में सिर्फ शिक्षित लोगों का दर पता है कितना था? कितने लोग शिक्षित थे? सिर्फ 16% लोग। 16% लोग शिक्षित थे। आपका ग्रामीण परिवेश तो अशिक्षितों से भरा पड़ा था।
तो अब बताओ, उतनी जटिल प्रणाली उन्हें समझाई जा सकती थी, कठिन चीज समझाई जा सकती थी कि सरल पद्धति से ही देश को चलाया जा सकता था। और अंग्रेजी शासन काल में 2 चुनाव हो चुके थे, तो जनता का उस चीज के प्रति अभ्यास हो चुका था। ये पुरानी वाली पद्धति थी ना, इस पद्धति के अंतर्गत भारत में 2 चुनाव अंग्रेजी शासन के अंतर्गत हो चुके थे। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत 2 चुनाव हो चुके थे, जिस कारण से जनता इस वाले प्रणाली से थोड़ी बहुत फेमिलियर थी। क्या थी? परिचित थी, थोड़ी बहुत परिचित थी, जिस कारण से और ये जटिल भी नहीं थी, ये जटिल भी नहीं थी। आपको पता है, साफ साफ है भाई कि एक चुनाव क्षेत्र है, उनमें जितने चाहे उतने लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा वही जो अपने प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा। सीधी बात, नो बकवास, सीधी सी बात है। यहाँ पर वोट परसेंटेज ये वो देखने की कोई बात नहीं। अगर आप 1 वोट से भी अपने प्रतिद्वंदियों से जीत जाते हैं तो आपको उस क्षेत्र का नेता चुन लिया जाएगा, उस क्षेत्र का MP या MLA चुन लिया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये है, तो इसलिए ये पद्धति जो थी, ये पद्धति बहुत ही सरल थी। ये पद्धति क्या थी? बहुत ही सरल थी। और हमने अंग्रेजी शासन काल के अंतर्गत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत 2 चुनावों का अनुभव भी हमें मिल चुका था, जिस कारण से हमने ये प्रणाली अपनाई अपने चुनाव के लिए भी। अब बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? और एक बात है, यहाँ पर आप पार्टी को नहीं, यहाँ पर आप व्यक्ति को चुन रहे हैं, और लोगों का संबंध व्यक्ति से होता है, ना कि पार्टी से। आप किसी भी पार्टी में जुड़ते भी हैं तो किसी व्यक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं, सीधे जाकर पार्टी में नहीं जुड़ जाते। पार्टी में अगर आप जुड़ते हैं तो किससे जुड़ते हैं? व्यक्ति से। पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता, व्यक्ति का अस्तित्व होता है। व्यक्ति से संबंध होता है, पार्टी से कोई संबंध नहीं होता। समझ में आई बात? पार्टी से किसी का कोई संबंध नहीं होता, सबका संबंध व्यक्ति से होता है। और इसीलिए हमने अपने देश में व्यक्तिवादी चुनाव प्रणाली को अपनाया है। हमारे देश में हम व्यक्ति को चुनते हैं, साफ स्पष्ट है, आप व्यक्ति को चुनने जाते हैं, ना कि पार्टी को। साफ सीधी बात। आई बात समझ में कि नहीं है? अभी और समझ में आ जाएगी जब डिटेल में पढ़ता चलूंगा मैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है, जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है, इजराइल बहुत छोटा है, इजराइल हमारे कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, हमारे गोवा के बराबर है। बस इतना बड़ा हमारा गोवा है, उतना बड़ा इजराइल है, इतना बड़ा है। तो अब आप बताओ, हम अपने देश में उस प्रणाली को अपना सकते हैं? क्योंकि हमारा देश भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है और विविधतापूर्ण है, समझ में आई बात? आगे सुनो। पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। आप भी समझ गए हैं? सरल है। कैसे सरल है? चुनाव क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र में जाए जितने उम्मीदवार खड़े हो जाए और जीतेगा वो जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से ज्यादा वोट पाएगा। साफ सीधी बात। इसमें कोई गणित का सूत्र तो है ही नहीं कि गणित का सूत्र है a+b का होल स्क्वायर तो है ही नहीं है। ये क्या है? जो अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा। आप दोनों में से क्लास में मॉनिटर का चयन करना है मुझे, तो जिसके पीछे बच्चे ज्यादा खड़े हो जाएंगे वो मॉनिटर बन जाएगा। क्लास में यही तो होता है ना, जिसको बच्चे ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो मॉनिटर बन। इसमें कोई गणित का सूत्र तो नहीं है ना। इसीलिए ये प्रणाली, इस प्रणाली को हमारे देश में चुनाव व्यवस्था के लिए अपनाया गया। इसकी सरलता को देखते हुए और हमारे देश की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए
हमारे देश की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या की स्थिति, इन सभी चीजों को देखते हुए ये प्रणाली हमारे देश के लिए बहुत ही सूटेबल थी। ये प्रणाली हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल थी, जिस कारण से हमने इस प्रणाली को अपनाया। आगे सुनिए। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। हमारे देश में हम दोनों प्रकार से वोट डाल देते हैं। दल को भी हम वोट दे सकते हैं और व्यक्ति को भी हम वोट दे सकते हैं, दोनों चीजें। अगर देश को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो फिर वो लोग अपने प्रत्याशी नहीं देखेंगे, जाएंगे कमल की बत्ती दबा के चले आएंगे, चाहे उनका प्रत्याशी एक दिन भी उनकी समस्याएं सुनने ना आता। जैसे हमारे इस क्षेत्र की, पता है आपको हमारे इस क्षेत्र की सांसद कौन है? पता है आपको? पता है आपको? पता है इस दिल्ली क्षेत्र की सांसद कौन है? सांसद नाम सुना है कभी? मीनाक्षी लेखी का नाम सुना है? वो है माननीय मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं। लेकिन हमारे देश के 12वीं 11वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को अपने सांसद का नाम नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि वो कभी अपने संसदीय क्षेत्र में आकर अपनी जनता से संवाद ही नहीं करती। जब संवाद करेंगे तभी तो जनता जानेगी ना। लेकिन आपको अपने इस क्षेत्र का विधायक पता है कौन है? वे, हाँ, ये देखिए, इनके क्षेत्र का केजरीवाल और आपके क्षेत्र का माननीय कौन है? बीजेपी नहीं है, विशेष रवि है, वो निगम पार्षद है। समझ में आ गई बात? निगम पार्षद है वो। बीजेपी का विधायक है कौन? बीजेपी का विधायक नहीं है, आम आदमी पार्टी का विधायक विशेष रवि है। अब ये देखो आप, इसीलिए तो हमारे देश में दोनों विकल्प आपके पास है। आप चाहो तो पार्टी को भी वोट दे सकते हो, आप चाहो तो व्यक्ति प्रत्याशी को देखकर भी वोट दे सकते हो। अब देश को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, जिस कारण से अपने प्रत्याशियों को नहीं देखा जनता ने, किसको देखा? बस कमल का बटन देखा और दबा दिया। हमारा प्रत्याशी चाहे हमारे एरिया में आए या ना आए, लेकिन मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इसी सोच के अंतर्गत भारत की जनता ने भाजपा को दबा के वोट दिया और उनके प्रत्याशी, उनके सांसद जितने भी बने हैं, आधे से ज्यादा सांसदों को तो जनता जानती ही नहीं है। आधे से ज्यादा इस देश की जनता भाजपा के सांसदों को जानती ही तक नहीं है। इस क्षेत्र से मीनाक्षी लेखी सांसद है, लेकिन वो कभी यहाँ पर देखने तक नहीं आती, अपनी जनता की समस्याएं सुनने तक नहीं आती। वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या तक सुनने नहीं आती। आ गए 5 साल खत्म होने वाले, अब आएंगे माननीय सांसद महोदया, अब आएंगी जरूर अपनी ओजस्वी झलक दिखाने की। झलक दिखला जा, आ गई मैं एक बार, फिर से मेरे को वोट दे दो मोदी जी के नाम पर। भाई मोदी, और मैं आप अपनी जनता से साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके क्षेत्र में काम करने नहीं आएंगे। आपके क्षेत्र में आपका कौन आएगा? आपका सांसद काम करने आएगा। तो कृपया अपने सांसद की शकल देखकर, अपने सांसद की शकल देखकर वोट डालें, ना कि पार्टी देखकर वोट डालें। आपके विकास के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है। आपके विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका सांसद, जिसको आपने चुनकर भेजा है। पार्टी तो कहेगी हम तो नीतियां बना रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री नीतियां बना रहा है और आपका सांसद काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार? समझ में आई बात? तो इसीलिए हमारे देश में दोनों विकल्प मौजूद हैं। आप प्रत्याशी को भी वोट डाल सकते हैं और आप पार्टी को भी वोट डाल सकते हैं। दोनों विकल्प है आपके पास। और यहाँ पर अब आपके विवेक के ऊपर है कि आप प्रत्याशी को वोट डालते हैं कि आप पार्टी को वोट डालते हैं। और मैं तो अपनी जनता से यही कहूंगा
कि प्रत्याशी को वोट डालें, पार्टी को वोट मत डालें, क्योंकि पार्टी कभी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं होती। होती है तो जिम्मेदार आपकी सरकार। आपकी सरकार मतलब आपका प्रतिनिधि। आपका प्रतिनिधि अगली बार पार्टी उस प्रतिनिधि को चेंज कर देगी, उसको टिकट नहीं देगी, किसी और को दे देगी। समझ में आएगा? किसी और को दे देगी। पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो आपके 5 साल का भविष्य, आपका आगामी भविष्य। समझ में आई बात? तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के वोट डालिएगा, बहुत ही सोच समझ के। अब जैसे हमारे क्षेत्र की जनता को अपने विधायक का नाम क्यों पता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आते रहते हैं, यहाँ आते रहते हैं और जनता से संवाद करते रहते हैं, जिस कारण से यहाँ की जनता उनके बारे में जानती है। समझ में आई बात? आगे सुनो। वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं, वह उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। आपकी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आपको चुनना किसको है? पार्टी को चुनना है, और फिर पार्टी तय करेगी, वो जो सूची दे रखी होगी चुनाव से पहले, उनमें से तय करेगी कि आपका प्रतिनिधि कौन बनेगा। तो वहां पर आप अपने प्रतिनिधि का चयन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने प्रतिनिधि का भी चयन कर रहे हैं और अपनी पार्टी का भी चयन कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। समझ में आई बात? यहाँ पर आप अपनी दोनों जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और अगर आप अपना सच्चा सांसद और विधायक चुनेंगे, सच्चा सांसद और विधायक चुनेंगे, तो आपका विकास पक्का है होगा, आपका विकास पक्का है होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं चुनेंगे तो उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका विकास होगा। उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका विकास होगा। जैसे हमारी माननीय मीनाक्षी लेखी जी आती नहीं है, आती ही नहीं है। 4 साल से मैंने एक बार ही उन्हें यहाँ देखा है। एक बार उनकी रोड रैली हुई थी जब वो चुनाव जीती थी। 2019 में जब वो चुनाव जीती थी तभी उनकी रोड रैली हुई थी। उसके बाद मैंने नहीं देखा कि वो कभी आई हो इस क्षेत्र में गहन वार्ता करने, जनता के साथ संवाद साधने। कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। और मैंने जब से देखा केजरीवाल को कम से कम 3-4 बार तो आए हैं, 3-4 बार। वो कभी नहीं आई है, वो 3-4 बार आए मेरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस कॉलोनी में, और दूसरी कॉलोनियों में भी आए होंगे, और दूसरी कॉलोनियों में भी आए होंगे। ठीक है? तो ठीक है, आप ये समझिए कि आपको अपने विधायकों के बारे में, आपको अपने सांसदों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, ये आपका भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। और आपको जैसे मैंने बता दिया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आप पार्टी का तो चयन कर सकते हैं, लेकिन अपने उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकते। पार्टी ने चुनाव से पहले जो 50-60 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे सीट के हिसाब से, और जीतने के बाद जितने परसेंटेज से उसे वोट मिलता है उस हिसाब से उन्हीं कैंडिडेट्स में से अटनी छटनी करके आपके प्रतिनिधि चुन दिए जाते हैं। तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समझ में आई बात? जिसमें जनता के पास कोई भी अधिकार नहीं है अपने प्रतिनिधि चुनने का, ना कि, समझ में आई बात? पर यहाँ पर आपके पास दोनों अधिकार है। अपना प्रतिनिधि भी आप चुन सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, और अगर आप चाहें तो आप अपनी पार्टी के हिसाब से भी वोट डाल सकते हैं। अंधे काने बनकर पार्टी को वोट डाल के आ रही है। पार्टी आपके विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है भाई, मैंने आपको पहले बता दिया, पार्टी आपके विकास के लिए जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार है तो कौन है जिम्मेदार? आपका विधायक और आपका सांसद। समझ में आई बात? आगे सुनो इसी बात।
लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो। आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएंगी। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अनुमानन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं तथा यह प्रणाली एक अस्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपने एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। समझ में आ गया? हमारा देश बहुत ज्यादा विविधताओं से भरा पड़ा है और आपको पता होना चाहिए हमारा देश संसदीय प्रणाली से चलता है। हमारा देश संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली से चलता है। इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है अगर आपको अपनी सरकार बनानी है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुमत सिद्ध कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर वोट कैसे बढ़ते हैं? वोट परसेंटेज के हिसाब से, वोट परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन यहाँ कैंडिडेट कैसे जीतते हैं? अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल कर। आप चाहे 10 प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन 9 प्रतिद्वंदियों के टोटल से आप चाहे कम हो, चाहे आपको उनके टोटल का 20% भी प्राप्त हो, लेकिन अगर आप उन सबसे अलग अलग में उनसे आगे हैं तो आप उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र के क्या बन जाते हैं? प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से संसदीय प्रणाली में एक पार्टी का या एक गठबंधन का क्या मिल जाता है? बहुमत मिल जाता है। जैसे आज जो है भाजपा के बहुत सारे सांसद जीते हुए हैं। आज भाजपा के पास 318 सांसद हैं। कितने हैं? 318 सांसद। एनडीए जो उनका गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो उनका गठबंधन है, उसके कितने सदस्य हैं? उसके कितने सांसद हैं? 318। अकेले भाजपा के 305 या 6 हैं। 305 या 6। तो इस प्रकार से हमारे देश को एक अस्थाई सरकार मिल जाती है, एक अस्थाई राजनीतिक कार्यपालिका मिल जाती है। लेकिन उसमें ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती। और हमारे देश में आप जानते हो जाति के आधार पर भेदभाव था, धर्म के आधार पर भेदभाव था, भाषा के आधार पर भेदभाव था, जिस कारण से हमारे समाज में बहुत ज्यादा विविधता है। और इस चीज को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये चीज जरूर ध्यान में रखी होगी कि हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है, तो हर समुदाय को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को देश के चुनाव व्यवस्था के लिए उचित समझा होगा। और मैंने आपको बता दिया, हमने देश की आजादी से पहले भी 2 चुनावों का अनुभव ले लिया था इस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत, जिस कारण से हमारी जनता इस चुनाव प्रणाली से क्या थी? फेमिलियर, परिचित थी। इसीलिए हमने अपनी चुनाव प्रणाली के रूप में भी इसी को स्वीकार किया। आजकल के बहुत ही दोगले मीडिया एंकर्स हैं जो कहते हैं भारत का संविधान नकल का संविधान है।
भारत का संविधान नकल का संविधान है। लेकिन मैं उनसे प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर भारत कुछ अच्छी चीजें किसी और से देखकर सीखना अगर नकल है, तो हम सब ने तो सारी चीजें नकल से ही सीखी है। इंसान हर चीज नकल से ही तो सीखता है ना, सब चीजें देख दाख के तो सीखता है, तो जीवन ही नकल है फिर तो। इतनी मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं हमारे देश के एंकर आज के, उनको समझ तक नहीं होती कि वो क्या बोल रहे हैं। और जिन स्थितियों में भारत बना है ना, अगर आप उन स्थितियों को समझ लेंगे ना, तो आपको खुद रोना आएगा कि किन स्थितियों से हम निकल के आज यहाँ पहुंचे हैं। अंग्रेज ना हमारे पाँव में कील ठोक के रखते थे, जैसे घोड़े की नाल में कील ठोकी रहती है ना, घोड़े के पाँव में नाल ठोकी रहती है, कुछ वही दशा हमारी भी थी। हमें जानवर से भी ज्यादा बदतर परिस्थितियों में रखते थे वो, इतनी ज्यादा बदतर परिस्थितियों में। समझ में आई बात? अगर हम किसी से कुछ सीख के व्यवस्थित ढंग से चलना सीख जाए ना, और अगर मैं इनको बताऊं तो हमारे देश के इतिहास को पढ़ेंगे ना ये, तो आपको पता चल जाएगा हमारे देश में यही प्रणाली पहले से ही थी। हमने आज नहीं अपनाई है, हमने पहले से ही यही प्रणाली अपना रखी है। अगर आप मौर्य काल देख लो, गुप्त काल देख लो, दोनों काल में यही है। मौर्य काल गुप्त काल को आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां पर भी सरकार क्या है, संघात्मक ढांचे के अंतर्गत चल रही है। पर हाँ, राजा के पास ज्यादा, जो सम्राट है उसके पास ज्यादा शक्ति है इन कंपेयर ऑफ राजाओं से। राजाओं से ज्यादा शक्ति है किसके पास? सम्राट के पास। उसे क्या कहते हैं? सम्राट। जो राजाओं का भी राजा होता है उसे क्या कहते हैं? सम्राट। समझ में आई बात समझ में आई? तो यहाँ पर भी हमने ये प्रणाली क्यों अपनाई, इसके बहुत सारे रीजन है, इसके बहुत सारे रीजन जो कि मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया। पहली बात, बहुत ही आसान पद्धति है, बहुत ही आसान पद्धति है। हमने इस चुनावी पद्धति का अनुभव कर रखा था, जिस कारण से हमने इसको सेलेक्ट किया। इस पद्धति में आपको दोनों विकल्प मिल जाते हैं, आप अपने प्रतिनिधि को भी चुन सकते हैं, आप पार्टी को भी चुन सकते हैं। इस पद्धति में आपको पता है कि जिस प्रत्याशी को आपने चुना है वो आपके लिए जवाबदेह होगा, वो आपके लिए जवाबदेह हो। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें एक अस्थाई सरकार मिलती है। इस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत एक अस्थाई सरकार मिलती है, एक अस्थाई सरकार मिलती है। ये बात जान लो आप, ये बात जान। प्रधानमंत्री के चयन में चिक नहीं होती। जिसको सबसे ज्यादा सांसद सपोर्ट कर देते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाता है। वो एक सांसद जिसको सभी सांसद सहयोग करते हैं वो बन जाएगा प्रधानमंत्री। जैसे आज माननीय मोदी जी को अधिकतर सांसद पसंद करते हैं, जिस कारण से वो भारत के क्या बने हुए हैं? प्रधानमंत्री। समझ में आ गई बात? वो भी एक सांसद है। वो कहां से सांसद है? वो वाराणसी से सांसद है। कहां से है? वाराणसी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं। तो अगर वाराणसी में काम नहीं हो रहा तो वाराणसी की जनता किसके पास जाएगी? माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास, कि हमारे क्षेत्र के विकास क्यों नहीं हो रहा। जैसे अगर हमें दिल्ली के क्षेत्र के लिए अपने सांसद को ढूंढना है तो हम किसके पास जाएंगे? मीनाक्षी लेखी के पास, सांसद, और केजरीवाल के पास, क्योंकि वो हमारा विधायक है और वो हमारी सांसद है, वो हमारी सांसद है। समझ में आई बात? तो इसी प्रकार से, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपने वहां पर किसको वोट डाला है? पार्टी, ना कि उम्मीदवार। और जिस उम्मीदवार को बिठाया गया है वहां पर आपका प्रतिनिधि बनाकर, वो आपकी पसंद का हो या ना हो, क्या पता, पार्टी की पसंद का होगा, और आप उसके पास जाकर सवाल भी नहीं कर सकते, सवाल भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो इसमें सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है। अगर हम संसदीय प्रणाली के अंतर्गत चल रहे हैं तो ये हमें एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार भी प्रदान करती है, अस्थायी सरकार प्रदान करती है, जिस कारण से इस प्रणाली को हमने एक्सेप्ट किया। और हमारे देश की विविधता और भौगोलिक विविधता को देखते हुए हमारे देश में हर क्षेत्र में व्यक्ति का उत्तरदायी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जनता पागल हो जाएगी। जनता जब परेशानी में पड़ेगी तो किसके पास जाएगी? पार्टी तो मिलेगी ही नहीं। पार्टी इंसान थोड़ी ना है
कि पार्टी इंसान है? बताओ भाई, पार्टी इंसान है? कांग्रेस नाम का कोई इंसान है या भाजपा नाम का कोई इंसान है? चला कौन रहा है? व्यक्ति चला रहे हैं ना। तो इसीलिए हमने व्यक्ति को चुना है, हमने पार्टी को नहीं चुना है। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? बेटे में घुस गया कि हमने भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब अगला टॉपिक हम समझेंगे और पढ़ देता हूं, सुन लो ध्यान से। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की। इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। उसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्य प्रणाली को देखा जा सकता है। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है। लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। समझना मिला है। तो ये जान लीजिए, छोटे दलों को भी आज अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। आज उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो छोटे दल तो आज देख लो, बहुत सारे दल जातियों के नाम पर बने, बहुत सारे दल जातियों के नाम पर बने, बहुत सारे दल हैं जो क्षेत्रीय हैं, है ना। तो ये आप समझिए, अगर ये प्रणाली नहीं होती तो इनको अपनी ये ताकत देखने को भी नहीं मिलती। समझ में आई बात? इनको अपनी ये ताकत भी दिखाने को या देखने को नहीं मिलती। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। ये क्यों कर रहा है और निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण हमें करने की क्या जरूरत थी? निर्वाचन क्षेत्रों का हमें आरक्षण करने की क्या जरूरत थी? मुझे बता सकते हो आप? थोड़ा बहुत भी, कुछ भी आपको पता हो तो। अच्छा, हमारे देश में भेदभाव किस आधार पर है? जाति के आधार पर मूल रूप से। हिंदू धर्म में या कहिए सनातन धर्म में अगर भेदभाव है तो किस आधार पर है? जातीय आधार पर। शोषण किस आधार पर हुआ है? जातीय आधार पर। तो प्रतिनिधित्व भी किस आधार पर मिलेगा? जातीय आधार। अब आप मुझे बताओ, जिन लोगों का आपने शोषण किया था एक लंबे समय तक, वो आपके अगेंस्ट में खड़े हो पाएंगे चुनाव में अगर मैं उनको आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा तो? कमजोर बच्चा एक ताकतवर बच्चे के सामने टिक पाएगा अगर मैं उसे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड ना करूं तो ये जो शोषित जातियां थी ये वही कमजोर बच्चे थे। इन कमजोर बच्चों को खड़ा करना था, अगर इनका प्रतिनिधित्व हमें सुनिश्चित करना था देश की संसद में, देश की विधान सभाओं में, राज्य की विधान सभाओं में, तो हमें निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण करना बहुत जरूरी था। तभी
इनको इनका प्रतिनिधित्व मिल पाता, जिस कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया कि जिस क्षेत्र में दलित या पिछड़ी जातियां, दलित मुख्य रूप से इन्हीं के लिए है, SC ST के लिए ही आरक्षण है निर्वाचन क्षेत्रों में, SC ST के लिए ही आरक्षण है निर्वाचन क्षेत्रों में मुख्य रूप से। ठीक है, अभी आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में एक और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। हमारे यहाँ पर किस आधार पर भेदभाव हुआ है? जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसे सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाए। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे देश में आज से गुंडागर्दी नहीं है। हमारे देश में भेदभाव का आधार क्या रहा है? जातियां हैं। एक समय था जब दलितों को स्वर्णों के कुएं से पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। एक समय था कि उन्हें अछूत कहा जाता था। कौन सा शब्द है उनके लिए? कौन सा शब्द है? क्या है शब्द? क्या है? चांडाल। क्या शब्द है? चांडाल। नाम सुना है कभी इस शब्द का? ये शब्द किनके लिए उपयोग किया जाता था? अछूतों के लिए। अछूत, जिनको छूने से इंसान अपवित्र हो जाएगा। अछूत, उनकी परछाइयों से भी दूर। और वो कभी भी गांव के रास्ते से निकलेंगे तो अपने गले में एक तो मटकी टांगेंगे, क्योंकि उनका थूक जमीन पर भी नहीं गिरना चाहिए। और अपने गले में एक डमरू बांध के चलेंगे या कोई बजने वाला यंत्र बांध कर चलेंगे, जिससे कि जब निकले तो उसको बजाते चले, जिससे कि जो स्वर्णिम जातियों में आने वाले लोग हैं वो उन्हें ना देखें, जिससे कि वो अपवित्र ना हो। समझ में आई बात? और उनकी महिलाओं को ऊपरी शरीर को ढांकने का भी अधिकार नहीं था, और उनके पुरुषों को सिर्फ कमर तक ही ढकने का अधिकार था, उसके ऊपर कुर्ता पहनने का भी अधिकार नहीं था। यह है जाति व्यवस्था। अब मुझे बताओ कि अगर इनको आरक्षण नहीं दिया जाता तो क्या कभी इनका नेता चुना जाता? और आज की संसद में क्या आपको कोई दलित नेता दिखाई पड़ता? नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि उस समुदाय के लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व हो सके। इस चीज को सुनिश्चित किया किसके माध्यम से? आरक्षण के माध्यम से, कि उनके समुदाय का संसद में प्रतिनिधित्व हो सके, उनके समाज का प्रतिनिधित्व हो सके। कहां पर? संसद में। अगर ये आरक्षण नहीं होता कि इस सीट पर इसी जाति का व्यक्ति लड़ेगा, अगर ये वाली कंपल्शन नहीं होती ना, तो कभी उस जाति के व्यक्ति को
कभी उस जाति के व्यक्ति को नेता बनाया ही नहीं जाता। उस जाति के व्यक्ति को कभी नेता बनाया ही नहीं जाता। ये कंपल्शन है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में इसी जाति का या इसी समुदाय का व्यक्ति नेता बनने के लिए खड़ा हो सकता है। तभी भिन्न भिन्न पार्टियां उस जाति या उस समुदाय से जुड़े लोगों को अपना नेता बनाती है। नहीं तो जय श्री राम कर दिए जाते, वो भी जाओ जय श्री राम स्वाहा ओम नमः स्वाहा यज्ञ में भस्म हो जाओ तुम लोग। समझ में आई बात? ये कर दिए जाते। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया कि जिन क्षेत्रों में इस जाति के लोग होंगे, जिन क्षेत्रों में जिस जाति के लोग अधिक मात्रा में होंगे, उस क्षेत्र की जनता को, उस क्षेत्र की पिछड़ी हुई जातियों को या उत्पीड़ित जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? उन क्षेत्र की जातियों को आरक्षण दिया जाए। SC ST को आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, संसदीय चुनाव में और विधानसभाई चुनाव में। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आरक्षण है। ये है आरक्षण का महत्व। अगर आरक्षण नहीं होता तो इन लोगों को कभी प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाता। जो पहले से बाहुबली थे वो ही बाहुबली बने रहते। वो कहते इसे वोट नहीं दोगे बे तुम हमको, बंदूक की नोक, चलो बेटा वोट डालो हमको ही। अब मजबूरी है, वो खड़े हो ही नहीं सकते, या अपनी जाति बदल लें। अपनी जाति तो बदलने नहीं वाले। ठाकुर साहब कि बदलेंगे, ठाकुर साहब चमार बनेंगे। मैं इस शब्द को प्रयोग करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये सत्य है, वो नहीं बन सकते। तो अगर वो सीट उनके लिए आरक्षित है तो उन्हीं को नेता बनाना पड़ेगा, तो वो नेता बनेंगे, और वो नेता बनेंगे तो अपने समाज का विकास करेंगे। समझ में आई बात? तो ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये है दिक्कत। इसीलिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण दिया गया है। अम्बेडकर साहब तो पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे। पृथक निर्वाचन मंडल जानते हो क्या होता है? पृथक निर्वाचन मंडल जानते हो क्या होता है? नाम सुना है? पृथक निर्वाचन मंडल वो होता है जिसमें जिसके लिए वो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया है, सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे, या उसी जाति के लोग वोट डालेंगे, या उसी धर्म के लोग वोट डालेंगे। उसके अलावा कोई वोट नहीं डाल सकता उस क्षेत्र में रहने वाला। अगर उस जाति समुदाय का नहीं है तो आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं होगा। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। समझ में आ गई बात? अभी और पढ़ देता हूँ विस्तार से, सुन लो और थोड़ा सा ना ध्यान से सुनो चीजों। ध्यान से सुनोगे तो बहुत भला करोगे अपना, और नहीं सुनोगे तो आप अपना कल्याण करोगे। चलो इसी बात पे सुनते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ था, देख लो पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है। इसका अर्थ था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। जिस समुदाय के लिए उस सीट को आरक्षित किया गया है उसी समुदाय के लोग ही वोट डाल सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई और वोट डालने का अधिकारी नहीं बन सकता। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। क्या कहते हैं? पृथक निर्वाचन मंडल। ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये आएगा भी जरूर। ठीक है, आगे सुनो। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि वह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसीलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। यहाँ पर वोट डालने का अधिकार तो सबको होगा, लेकिन प्रत्याशी वही बनेगा जिस समुदाय या जिस जाति के लिए
वो सीट आरक्षित की गई है। वोट तो सबको डालने का अधिकार होगा, लेकिन प्रत्याशी वही बनेगा जिस जाति या जिस समुदाय के लिए वो सीट आरक्षित है। उसी जाति या समुदाय का व्यक्ति प्रत्याशी या कहिए कैंडिडेट बन सकता है, उसके अलावा कोई और कैंडिडेट उस इलेक्ट्रोल तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि आरक्षण करने का भी अपना दो तरीके का आरक्षण है। एक है पृथक निर्वाचन मंडल और एक है नॉर्मल रिजर्वेशन। नॉर्मल रिजर्वेशन में क्या है कि कैंडिडेट वो खड़ा होगा जिसके लिए सीट रिजर्व है, लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको होगा। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर वोट भी वो ही डालेंगे और खड़ा भी उसी समुदाय का व्यक्ति होगा जिसके लिए सीट रिजर्व है, और अदर बंदों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। आगे सुनो। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें, लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। तो इनके अनुपात का आकलन, ये जो सीटें तय है ना इनके लिए, ये सीटें इनकी जनसंख्या के हिसाब से तय है। समझ में आई बात? तो आप जानिए आरक्षण लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे या कौन तय करता है? अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये कौन तय करता है? ये तय करने का काम कौन करता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि ये काम कौन करता है, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है और जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिसीमन आयोग। जो ये आरक्षण का काम करता है, ये काम किस आधार पर करता है, ये सारा कौन सा आयोग करता है? परिसीमन आयोग। ये एक स्वतंत्र संस्था है और ये एक स्वतंत्र संस्था, ठीक है। जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं या चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, तो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिनमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य अपेक्षित या कमजोर वर्ग के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। सुन लो, और किसी के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है, और किसी भी समुदाय के लिए ऐसी व्यवस्था
नहीं, परिसीमन आयोग और किसी के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं करता। ठीक है। इधर लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया, पर उसे पारित नहीं किया गया। माननीय मोदी जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन वो महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाए। तो आप जान लीजिए मोदी जी कितना महिलाओं से प्रेम करते हैं, बेटियों से कितना प्रेम करते हैं। उनको समान प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए आज तक मोदी जी। 2 टर्म्स में उनकी सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, फिर भी वो महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए जो उनको मिलना चाहिए भारत की संसद में और भारत की राज्य की विधान सभाओं में। आज तक नहीं दे पाए। तो आप देख लो मोदी जी कितना प्रेम करते हैं बेटी बहनों से। आप देख सकते हो। ये अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण करने का काम कौन करता है? परिसीमन आयोग। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? राष्ट्रपति। और ये निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर ये काम करता है और जनसंख्या के अनुपात में देखकर ये काम सारा का सारा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे लेता हूं मैं विदा। जय हिंद, जय